नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक हम ले रहे हैं, कल जितना पढ़ा उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। यानी हम सभी जानते हैं कि हम मार्केट से जो भी नमक लेकर आते हैं उस पर साफ साफ लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक ही क्यों आवश्यक है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। प्रकृति में कुल 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें एक तत्व होता है आयोडीन। ठीक है, 118 तत्वों में एक तत्व आयोडीन आता है, जिसका प्रतीक होता है आई। और तो ये वही आयोडीन है जो कि नमक में डाला जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें नमक में क्यों आवश्यकता है इसकी, यानी मानव शरीर के लिए आयोडीन जरूरी क्यों है। तो देखिए, आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, आउटू ग्रंथि कह दो या थायराइड ग्रंथि कह दो, जो हमारे गले में पाई जाती है श्वास नली के दोनों ओर, को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यहाँ से साफ साफ क्लियर हो गया है कि थायराइड ग्रंथि को यदि थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है तो किसकी आवश्यकता होगी, आयोडीन की आवश्यकता होगी। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इनका उपापचय करता है और इनका नियंत्रण करता है, यानी इनको पचाने का कार्य करता है। कौन करता है, आयोडीन, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः आउटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है और जिसे गोइटर बीमारी कहा जाता है। इसे गोइटर भी कहा जाता है और गलघंड रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसे गलघंड रोग या गोइटर बीमारी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का गला फूल जाता है क्योंकि ये जो आउटू ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, इसको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलने से ग्रंथि फूल जाती है, जिससे व्यक्ति का गला फूलकर बाहर लटकने लग जाता है। इसी रोग को हम गलघंड रोग के नाम से या गोइटर रोग के नाम से जानते हैं। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर हमारे पास प्रश्न बन सकता है कि गलघंड या गोइटर रोग कौन से तत्व की कमी से होता है, तो हमारा जवाब होगा आयोडीन। प्रश्न रिवर्स भी हो सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा जवाब होगा गोइटर या गलघंड रोग। चलिए, 1 नंबर के प्रश्न को बनने के चांस है यहाँ से। दूसरा टॉपिक लेते हैं मधुमेह या डायबिटीज़। ये क्या रोग है, देखिए, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, रक्त में शर्करा के स्तर को कम करना। ठीक है, इंसुलिन का काम होता है। लेकिन जब किसी कारण से इंसुलिन कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसी रोग का हम क्या नाम देते हैं, मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग भी कहा जाता है। क्या होता है, देखिए, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी इंसुलिन हार्मोन जो हमारे अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, यदि ये पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है तो हमारी रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जिसे हम मधुमेह या डायबिटीज रोग नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जो डायबिटीज़ का मरीज होता है उसके यदि ज़्यादा इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अगर उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन देकर उसका लेवल नियंत्रित किया जाता है। ये इसका उपचार हो गया। अब आगे पढ़ते हैं पुनर्भरण क्रिया विधि। देखिए, इसके बारे में क्या है, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। बिल्कुल स्पष्ट है, यदि हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है तो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, और कम मात्रा में बनता है तो भी शरीर को हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि ये सुनिश्चित करती है कि हार्मोन की सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। बस इसी क्रिया का नाम पुनर्भरण है। पुनर्भरण प्रक्रिया में क्या होगा कि हार्मोन कितना बनना है और कब बनना है, ये डिसाइड किससे होता है, पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा। यानी हार्मोन की मात्रा हार्मोन की क्रियाविधि सुनिश्चित करती है, और सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो, यह भी डिसाइड कौन करता है, इस विधि का नाम है पुनर्भरण क्रियाविधि। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा का नियंत्रण विधि। जैसे ही हमारे शरीर को मस्तिष्क के द्वारा संकेत पहुंच जाता है कि रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ चुकी है, तो हमारे मस्तिष्क से संकेत तुरंत
अग्नाशय ग्रंथि के पास आते हैं और यहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलना प्रारंभ हो जाता है और ये इंसुलिन हार्मोन रक्त के शर्करा के स्तर को क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन एक बराबर लेवल पर लाकर छोड़ देगा। उसके बाद में इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। तो ये क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर यदि रक्त की शर्करा बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो कैसे हार्मोन बनता है और पुनर्भरण की क्रियाविधि कैसे होती है। तो देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ चुका है, तो क्या होगा, मस्तिष्क द्वारा अग्नाशय ग्रंथि को क्या मिलेगा, संकेत मिलेगा, यानी संसूचित किया जाएगा। तो अग्नाशय ग्रंथि अपना कार्य प्रारंभ कर देगी और इंसुलिन हार्मोन बनाना प्रारंभ कर देगी। जैसे ही लगेगा कि रक्त शर्करा में जैसे ही इंसुलिन हार्मोन पहुंचेगा तो रक्त शर्करा की मात्रा को घटाना प्रारंभ कर देगा, यानी रक्त के अंदर जो शर्करा बनी हुई है उसको कम कर देगा। ठीक है। और जैसे ही एक फिक्स लेवल पर बंद हो जाती है या रक्त शर्करा को एक लेवल पर लाकर रोक देती है, उसके बाद में पुनर्भरण बंद करो, ये मैसेज जाता है मस्तिष्क के पास कि इसको अब वापस बंद करना है, शर्करा का स्तर जो है बराबर हो चुका है, तो बंद करो, पुनर्भरण भेजना। ये संकेत अग्नाशय ग्रंथि को पहुंचता है और अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। इन केस, और जैसे ही ये संकेत पहुंचेगा, ये संकेत पहुंचते ही अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनाना, यानी अग्नाशय अपना इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। और यदि वापस ज़रूरत पड़ती है तो ये सेम प्रोसीजर वापस वर्क करेगा और इंसुलिन बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थी हमारे इस चैप्टर से संबंधित कुछ खास टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो प्रश्न आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले बात करेंगे अति लघुतरात्मक 1 नंबर के प्रश्न, तो इनको मैं थोड़ा फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। पौधों में ऑक्सीजन कहाँ संश्लेषित होता है, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है, अंतर्ग्रथन या सिनेप्स क्या है। आई होप मैं सारे टॉपिक आपको समझा चुका हूँ। अनुवर्तन गतियाँ क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर में संस्थिति और संतुलन के लिए कार्य करता है, और कौन सा हार्मोन पौधों में संवर्धन प्रभाव को उत्पन्न करता है। इसके अलावा प्रकाश अनुवर्तन क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, अंतर्ग्रथन क्या है, ये वही है सिनेप्टिक नॉब। फिर लघुतरात्मक प्रश्नों में भी चर्चा करेंगे। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है, प्रतिवर्ती चाप और इसका उदाहरण सहित समझाना है, मधुमेह रोग होने का कारण और इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसे। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, संवेदी और पैरिक तंत्रिका क्या, इनके कार्य लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एफसीसी कम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहा जाता है, नियंत्रण और समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, पादप हार्मोन क्या है, पौधों में वृद्धि के लिए पादप हार्मोन का नाम बताओ, पौधों में अनुवर्तन गतियाँ क्या है, किन्हीं 2 प्रकार की अनुवर्तन गतियों के बारे में बताओ, हमारे शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे शरीर में ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं, इनके कार्य लिखिए। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरात्मक। तो ये दीर्घ उत्तरात्मक आपको ज़्यादा देखने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि बोर्ड में ऐसा पैटर्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बोर्ड में एग्जाम का पैटर्न जब पूछा जाता है तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों में तोड़ के पूछेगा आपको, कभी भी बड़ा प्रश्न डायरेक्ट कोई वर्णन करो या इस टाइप का प्रश्न कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, वो छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ेगा प्रश्नों को, उसके बाद उसके आंसर लेगा आपको। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है। ठीक है, ये सारे वही हैं। चलिए, तो ये सारा काम होने के बाद में अब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर हम बाद में देखेंगे, और वो चैप्टर होगा हमारा अब नेक्स्ट, वो होगा अपन का 9th चैप्टर। ठीक है, क्योंकि 9th चैप्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगले वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।